नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज खेल समाचार के इस अंक में हम देखेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट मुकाबला चल रहा है, दूसरा टेस्ट मुकाबला, उसमें किस तरह से टीम इंडिया जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा रही है। साथ ही हम बात करेंगे एशेज टेस्ट सीरीज की भी, जहां पर जो कि एशेज सीरीज जो है अब काफी रोमांचक मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। इसके अलावा हम नजर दौड़ाएंगे फीफा महिला विश्व कप की खबरों पर भी। इन सब खबरों पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आइए सबसे पहले जानते हैं क्या हैं इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फुल कंट्रोल में टीम इंडिया। पहले दिन 4 विकेट पर बनाए 288 रन। 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे किंग कोहली शतक से सिर्फ 13 रन दूर। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के बेसबॉल में उड़ा ऑस्ट्रेलिया। जैक क्राउली ने खेली धुआंधार 189 रन की पारी। तीसरे दिन इंग्लैंड का इरादा ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी बढ़त दर्ज करने का। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में जापानी जोड़ी को 21-14, 21-17 से दी मात। और फीफा महिला विश्व कप में स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अपने अभियान की जीत के साथ की शुरुआत। वहीं कनाडा और नाइजीरिया के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ। तो खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला है, दूसरा टेस्ट मुकाबला, उस खबर के साथ। तो भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन ही अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 288 रन बना लिए। पहले दिन भारत के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद हैं। पहले टेस्ट में मिली शानदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मैदान पर उतरी तो उसकी नजर सीरीज जीतने पर थी। दोनों देशों के बीच खेले जा रहे 100वें टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को कप्तान रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने मैदान के चारों तरफ आकर्षक स्ट्रोक लगाते हुए 100 रन 5 के रन रेट से बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी निभाई। दोनों के बीच यह लगातार दूसरे टेस्ट में शतकीय साझेदारी हुई। इससे पहले डोमिनिका टेस्ट में दोनों के बीच 229 रन की साझेदारी हुई थी। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। लंच के तुरंत बाद यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल लगातार दूसरे टेस्ट में बड़ी पारी खेलने में असफल रहे और 10 रन बनाकर आउट हो गए। शतक की तरफ बढ़ रहे रोहित शर्मा को स्पिनर वारिकर ने 80 रन पर बोल्ड करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। रहाणे 8 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे सत्र में भारत ने 24.4 ओवर में 61 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। इसी बीच कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है। वह इस मुकाम को छूने वाले भारत के चौथे और ओवरऑल 10वें क्रिकेटर हैं। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे सत्र में कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और 5वें विकेट के लिए 201 गेंदों में नाबाद 106 रन की साझेदारी निभाई। दिन का खेल खत्म होने के समय विराट कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट अपने 29वें टेस्ट शतक से सिर्फ 13 रन दूर हैं। ऐसे में मैच के दूसरे दिन वो शतक लगाकर अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच को खास बनाना चाहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यकीनी तौर पर डोमिनिका टेस्ट की ही तरह पोर्ट ऑफ स्पेन में भी टीम इंडिया जो है वो फुल कंट्रोल में दिख रही है। और इस मैच पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से जुड़ रही है हमारी संवाददाता सुचित्रा। जी सुचित्रा, एक बड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं यहाँ पर। हेलो, चलिए बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से ये हम पूरा मुकाबला देख रहे हैं कि विराट कोहली पर काफी नजरें हैं,
आज वो केवल अपने शतक से कहना चाहिए 13 रन दूर हैं। तो किस तरह से देखती है इस पूरे मुकाबले को, और आज क्या लगता है कि किस एक मोड़ पर जाकर के भारतीय टीम जो है वो, क्या आज डिक्लेरेशन भारतीय टीम की तरफ से आ सकता है? हेलो 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 चेक 1 2 4। हेलो हेलो हेलो। तो वाकई जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस मुकाबले पर इसलिए भी निगाहें हैं क्योंकि ये जो मुकाबला है। जी सुचित्रा, कैसे देखती है इस पूरे एक मुकाबले को, और ख़ास तौर से एक ऐसे समय पर जबकि विराट कोहली पर काफ़ी नज़रें हैं, उन शतक से जो है वो केवल 13 रन दूर हैं। इन सब चीज़ों के बीच में अगर बात की जाए आज के, अगर मैच की, अगर आज के दिन की बात की जाए, तो क्या लगता है कि क्या आज भारत की ओर से डिक्लेरेशन किसी एक ऐसे वक्त पर आ सकता है? जी बिल्कुल गौरव, सबसे पहले जो विराट कोहली की नज़र रहेगी अपने शतक पर रहेगी। उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मैच भी है ये, अपने करियर का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच वो खेल रहे हैं। और आज देखना होगा कि किस तरह से रविंद्र जडेजा और विराट कोहली अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक 100 रन का स्टैंड यहाँ पर हो चुका है और आज नई गेंद भी तैयार है, नई गेंद भी लेंगे वेस्ट इंडीज़ के जो गेंदबाज हैं। तो देखना होगा कि विराट कोहली इस शतक पर जो भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की नज़र है उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। और भारत के लिए ये सीरीज़ जो है जीतना बेहद अहम है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार से जो निराश हैं भारत के क्रिकेट प्रेमी, तो उन जख्मों पर कुछ मरहम ज़रूर लगाना चाहेगी यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम इस सीरीज़ में जीत के साथ। हालांकि वहीं वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें तो उनके लिए काफ़ी निराशाजनक होगा, क्योंकि कुछ ही समय पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी निराशा रही थी उनके देश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए। और उसके बाद अब इस सीरीज़ में जो हार है उनके लिए एक बड़ा झटका रहेगी। और इस मैच में फिर से सवाल उठाए जाएंगे कि क्यों वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जबकि जो कंडीशंस थी वो बल्लेबाजी के बेहद अनुकूल थी। और ये जो कंडीशंस हैं भारतीय बल्लेबाजों को बहुत सूट भी कर रही हैं। सब कॉन्टिनेंट की पिच इसे कहा जा रहा है, जिस तरह का माहौल उन्हें भारत में खेलते वक्त मिलता है वैसा ही माहौल मिला है, और उसका पूरा फ़ायदा भी यहाँ पर उठाते हुए दिख रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। तो कोशिश करेंगे बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा करने की, और ज़रूर विराट कोहली की नज़र रहेगी अपने शतक पर। और क्या पता कि दूसरी छोर पर जडेजा जो हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाने से ना चूकें। बिल्कुल सुचित्रा, और जिस तरह से विराट कोहली ने खेल खेला है, अगर उनकी टेक्निक पर बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से सिंगल्स को डबल्स में बदला, और एक जगह पर आकर के माइक स्टम्प्स जो थे वहाँ पे भी उनकी ये आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काम वो जो है वो 2012 से वो करते आ रहे हैं, सिंगल्स को डबल्स में बदलना। तो उनकी जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज दिखी, वो किस तरह से देखती है सुचित्रा इस मैच को देखते हुए, न केवल इस मैच को देखते हुए बल्कि आगे के जो हम जानते हैं कि अब आगे वनडे वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, तो जिस तरह की जो एक स्ट्रेंथ दिख रही है, जिस तरह से एक फिटनेस दिख रही है विराट कोहली की मैदान पर, उस सब को लेकर के क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल गौरव, एक खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली में हमने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। फिटनेस पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है भारतीय क्रिकेट टीम में, उनके बाद जब उन्होंने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया, उनके साथ ही उनके साथ के कई खिलाड़ियों ने, उनके बाद आने वाले जूनियर खिलाड़ियों ने उन्हें अपना आदर्श मानते हुए अपनी फिटनेस पर जिस तरह से काम करना शुरू किया, जो भारतीय क्रिकेट टीम ने ऊंचाइयां हासिल की, उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय खिलाड़ियों के फिट होने की। और कोहली ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार आईपीएल के एक मैच में जब वो गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जिस ताकत के साथ, जिस तेज़ी के साथ वो दौड़ना चाहते हैं, उस तेज़ी के साथ वो नहीं दौड़ पा रहे थे। उस वक्त उन्हें लगा कि उन्हें अपने फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है, और वो उन्होंने किया भी। हम सब देख सकते हैं उनके फिटनेस वीडियो, फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर कितने वो पर्टिकुलर है। कहना चाहिए कि जो फिटनेस है वो मैदान पर इसी तरह से बरकरार रहे, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि भारत जो है वो डोमिनिका की तरह से पोर्ट ऑफ स्पेन के टेस्ट में भी अपना जो डोमिनेशन है वो बरकरार रखे। बहरहाल आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं एसीसी मेंस इमर्जिंग कप में भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7 विकेट खोकर 138 रन बना लिए हैं। गौरतलब है कि भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर बगैर कोई मैच गंवाए तय किया है। भारत ने लीग चरण में पाकिस्तान ए टीम को भी शिकस्त दी थी।
और अब बात कर लेते हैं एशेज की। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन अपने दूसरे दिन के स्कोर 4 विकेट पर 384 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड की कुल बढ़त जो है वो 120 रन की हो गई है। इससे पहले दूसरे दिन इंग्लैंड के ओपनर जैक क्राउली ने बेहतरीन शतक लगाया। उन्होंने 182 गेंदों में 189 रन बनाए। मोइन अली ने 54 रन की पारी खेली, वहीं जो रूट शतक से चूक गए और 84 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही मौजूदा एशेज सीरीज रोमांचक मोड़ पर आ गई है। सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से आगे चल रही है। हालांकि मैनचेस्टर में चल रहे तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 67 रन की बढ़त बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दोनों ही आने वाले दिनों में अपनी अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की मदद से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 317 रन के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 384 रन बना लिए थे। फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में 1-2 से पीछे चल रहा है। ऐसे में टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर करने की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए पहले तीनों एशेज टेस्ट में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दोनों टेस्ट जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली थी। हालांकि तीसरे टेस्ट को जीतकर इंग्लैंड ने जोरदार वापसी की है। कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकलम के नेतृत्व में इंग्लिश टीम ने अब तक काफी आक्रामक खेल दिखाया है, जिससे सीरीज का रोमांच बना हुआ है। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के अंतिम 2 दिन बारिश की संभावना है। हालांकि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मौसम के बारे में चिंतित नहीं है और उनकी कोशिश हर हाल में इस मैच को जीतने की है। आप कभी भी मौसम पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जिस स्थिति में हम खुद को पाते हैं, हमें उसका हल ढूंढना पड़ सकता है। हमें मालूम है कि हमें अगर सीरीज को अंतिम मुकाबले तक ले जानी है तो इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। मुझे लगता है कि पहली पारी में बढ़त लेकर हमने थोड़ी मुश्किल कम की है। हो सकता है कि जिस मौसम की भविष्यवाणी की गई है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा रन की बढ़त बनाना चाहेंगे। इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज को अंतिम मुकाबले तक ले जाना चाहती है। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को ड्रॉ भी करा लेती है तो एशेज ट्रॉफी उनके ही पास रहेगी। ऐसे में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स सीरीज का फैसला अंतिम टेस्ट से चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर सीरीज का फैसला 5वें टेस्ट से होता है तो ये अब तक की सबसे रोमांचक सीरीज हो सकती है। And then go into the last game 2-2, then it'll be hard to not say that this has been the... मुझे लगता है कि अगर हम इस मैच को जीतते हैं और आखिरी गेम में हम 2-2 के स्कोर के साथ उतरते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पिछले कुछ समय में पुरुषों की सबसे रोमांचक एशियन सीरीज होगी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में किसी एक का पलड़ा अभी तक भारी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि जो क्रिकेट खेला गया है वह शानदार रहा है। मुझे लगता है कि जो कोई भी इंग्लैंड के मैदान पर या टीवी पर या घर पर टीवी देख रहा है उसने वास्तव में खेले जा रहे क्रिकेट का आनंद लिया है। आपने क्रिकेट के मैदान पर कुछ बेहद खास पल देखे होंगे। आपने कुछ विशेष व्यक्तिगत प्रदर्शन भी देखे हैं और मुझे लगता है कि आप खेल से यही चाहते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस सीरीज में अब तक अपनी टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीतकर या ड्रॉ कराकर सीरीज को अपने पास बरकरार रखना चाहती है। पैट कमिंस भी यही मानते हैं और उनका कहना है कि टीम की पहली कोशिश मैच जीतने की होगी। मेरे ख्याल से पहली कोशिश आपकी हमेशा जीत हासिल करने की रहती है। हमने 2019 की सीरीज ड्रॉ कराई थी। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से जीत हासिल करने के इरादे से आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है आप अपनी स्थिति और मजबूत करते जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दर्शकों द्वारा एशेज के लिए दिखाई जा रही रुचि से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि विश्व कप के बाद एशेज ही सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है। मुझे लगता है कि आप जब सड़कों पर या स्टेडियम के आसपास मौजूद लोगों को एशियज के बारे में बात करते देखते हैं, आपका मनोबल काफी बढ़ जाता है। क्रिकेट प्रेमी सीरीज के बारे में जितना जोर शोर से बोल रहे हैं और वे इसे इतना पसंद कर रहे हैं, ये देखना अद्भुत है। मैं कभी भी ऐसी श्रृंखला का हिस्सा नहीं रहा हूं जहां पर इतना सकारात्मक ध्यान दिया गया हो।
और एक खिलाड़ी के रूप में विश्व कप के बाद एशिया श्रृंखला से बड़ी कोई प्रतियोगिता नहीं हो सकती। ये सबसे अलग सीरीज है। चौथे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन आज इंग्लैंड की कोशिश तेजी से बल्लेबाजी जारी रखते हुए बड़ी बढ़त हासिल करने की होगी। दोनों देशों के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट 27 जुलाई को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरा होकी और युगो कोबायाशी की जापानी जोड़ी को 21-14, 21-17 से हरा दिया। और अब बात कर लेते हैं अनाहत सिंह की। जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह का सफर क्वार्टर फाइनल में आकर खत्म हो गया। अनाहत को क्वार्टर फाइनल में मिस्र की मलक खफागी ने शिकस्त दी। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अनाहत सिंह का जो सफ़र है वो क्वार्टर फाइनल में आके खत्म हुआ। अब बात करते हैं भारतीय फुटबॉल की। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने गुरुवार को 2018 के बाद पहली बार फीफा रैंकिंग में 99वां स्थान हासिल किया। टीम सैफ चैंपियनशिप खिताब की बदौलत एक पायदान के फायदे से 99वें स्थान पर पहुंच गई। भारत ने इस महीने बेंगलुरु में हुई सैफ चैंपियनशिप में कुवैत को फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता था। भारत के अब 1208.69 अंक हो गए हैं। पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप और उसके बाद 9वीं बार सैफ कप का खिताब जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का शानदार सफर फीफा रैंकिंग में भी दिख रहा है। टीम ने 5 साल के लंबे अंतराल के बाद रैंकिंग में शीर्ष 100 में खुद को पहुंचा दिया है। भारतीय टीम पिछली दफा साल 2018 में टॉप 100 में पहुंची थी। वैसे भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 रही है, जो टीम ने 1996 में हासिल की थी। टीम 1993 में भी 99वें स्थान पर पहुंची थी, जबकि 2017 और 2018 में 96वां स्थान हासिल किया था। पिछले महीने टीम 100वें स्थान पर रही थी। वैसे भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखा जाए तो इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 रही है, जो टीम ने 1996 में हासिल की थी। टीम 1993 में 99वें स्थान पर पहुंची थी, जबकि 2017 और 2018 में 96वें स्थान हासिल किया था। पिछले महीने टीम 100वें स्थान पर थी। भारतीय फुटबॉल टीम ने 2 टूर्नामेंटों में 2 सफल महीने पूरे किए हैं और इसके चलते टीम का अजेय रहने का सिलसिला 11 मैचों का हो गया है। वैसे रैंकिंग में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम के खेल के स्तर में लगातार सुधार दिख रहा है। फिर चाहे सुनील छेत्री की बात हो या फिर गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की, जिन्होंने सैफ कप के फाइनल में कुवैत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप में आज खेले गए पहले मुकाबले में नाइजीरिया और कनाडा के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। इस मैच में दोनों ही टीमों की ओर से कोई खास खेल नहीं दिखा और दोनों ही आक्रामक रणनीति से दूर दिखी। वहीं फिलीपींस और स्विट्जरलैंड के बीच हुए मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 2-0 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड की ओर से रामोना बैट्समैन ने 45वें और सेरेना सेवरिन प्लूबेल ने खेल के 64वें मिनट में गोल दाग टीम की जीत तय की। उधर स्पेन की महिला टीम भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रही। स्पेन ने कोस्टा रिका को 3-0 से हरा दिया। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में गुरुवार सुबह हुई गोलीबारी का डर लोगों के दिलों में बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया भर से आने वाले फुटबॉल प्रेमियों ने एक स्वर में कहा है कि उनके लिए यहां का माहौल न केवल सुरक्षित है, बल्कि फीफा विश्व कप को लेकर हुई यहां पर तैयारियों और उनके जोश को भी बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महिला फुटबॉल विश्व कप से पहले हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 6 अन्य लोग घायल भी हुए। विश्व कप से ठीक पहले हुई इस घटना से थोड़ी देर के लिए तो लोगों के दिलो दिमाग में डर जरूर बैठा, लेकिन अब फुटबॉल फैंस दोबारा ऑकलैंड की सड़कों पर सामने हैं। उनका कहना है कि ये गोलीबारी इस विश्व कप को लेकर उनके उत्साह को कम नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं बेहद सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, आम दिनों की तरह। देखिए, ये सब हो जाता है, ये इस तरह की एक घटना है। हम जब ट्रेन से यहाँ आए तो सभी आराम से थे और किसी को कोई डर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे यहाँ कोई डर नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह की कोई और घटना नहीं हुई, लेकिन हाँ, मुझे भरोसा है कि वह आगे इस तरह का कोई काम नहीं होने देंगे जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
देखिए, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। मैं अब यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि सुबह यहाँ काफी भय का माहौल बन गया था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैं यहाँ पर काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में फीफा महिला विश्व कप आयोजित हो रहा है, जिसमें पहली बार 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन इन दोनों देशों के लिए काफी अहम है। वैसे अच्छी बात यह है कि खेल प्रेमियों पर न्यूजीलैंड में हुई गोलीबारी का कोई असर नहीं हुआ और अब सभी एक स्वर में सिर्फ और सिर्फ खेल की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और आइए अब आपको बताते हैं ब्राजील के एक फुटबॉल क्लब के बारे में जहां लड़कियां फुटबॉल खेलना सीख रही हैं। ब्राजील में लड़कियों के फुटबॉल का स्तर वह नहीं है जो लड़कों के फुटबॉल का है। महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों जितनी सुविधाएं भी नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद ये लड़कियां फुटबॉल से जुड़ रही हैं। रियो डी जेनेरो में एक फुटबॉल क्लब लड़कियों को फुटबॉल सीखने का मौका दे रहा है। इस क्लब में युवा लड़कियां खुलकर फुटबॉल के खेल के गुर सीख रही हैं। फुटबॉल को लेकर अब भी लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नजर आता है। इस क्लब में लड़कियां बिना किसी भेदभाव के फुटबॉल सीख रही हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ फुटबॉल के प्रति प्रेम ही यहाँ तक खींच कर लाया है और वे शौकिया खेल रही हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका सपना है कि एक दिन वे ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में खेलें। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और देखना भी। फुटबॉल की कई पुरानी खिलाड़ी इस खेल को छोड़ रही हैं क्योंकि लड़कियों के फुटबॉल का स्तर वो नहीं है जो लड़कों के फुटबॉल का स्तर है। लड़कों के फुटबॉल को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है। लड़कों के फुटबॉल के मुकाबले लड़कियों की फुटबॉल में कुछ भी नहीं है। ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को फुटबॉल के अलावा कुछ और भी काम करने पड़ते हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो फुटबॉल खेलना चाहती हैं लेकिन उनके पास मौके ही नहीं हैं। इस फुटबॉल क्लब की शुरुआत 2009 में की गई थी। हर हफ्ते 30 से 40 लड़कियां यहां प्रैक्टिस के लिए आती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साफ कर दिया है कि संस्था का उद्देश्य जो है वो खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना है। दरअसल आईओसी ने पेरिस ओलंपिक में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के भाग लेने के संबंध में ये वक्तव्य दिया है। आईओसी ने कहा है कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा किए गए कार्य का बदला उस देश के खिलाड़ियों से नहीं लिया जा सकता। तो आप देखिए ये हमारी रिपोर्ट और फिलहाल हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद जिस तरह से दुनिया भर में तेजी से माहौल बदला है उसका असर खेल जगत में भी देखने को मिल रहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को खेलने से रोका भी गया। हालांकि इस सब के बावजूद समय के साथ इस विचार में बदलाव आया और इन दो देशों के एथलीटों को खेलने का मौका मिला। चीन के हांगझाओ में होने वाले इस साल एशियन गेम्स के लिए रूस और बेलारूस के एथलीट तटस्थ के तौर पर हिस्सा लेंगे और उनके पास अवसर होगा पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने का। हालांकि यही बात कुछ देशों को रास नहीं आ रही। ऐसे में कुछ देश रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों का पूरी तरह से बहिष्कार चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक का कहना है कि आईओसी का काम खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखना है। साथ ही किसी देश की सरकार द्वारा किए गए गलत कार्य का बदला खिलाड़ियों से नहीं लिया जा सकता। देखिए, हमारा लक्ष्य दुनिया भर के एथलीटों को एक साथ लाना है और एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी एथलीट को उनकी सरकार द्वारा किसी भी किए गए कार्य के लिए सजा न दें। और देखिए, इसको लेकर दुनिया भर के तमाम एथलीट हमसे मिलकर इस बात को सामने रखते रहे हैं। वह हमारे इस मत से सहमत भी हैं कि उन्हें उनकी सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के लिए दोषी न माना जाए और हम इसी उद्देश्य पर अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आईओसी ने इस संबंध में मार्च में ही अपने रुख को साफ कर दिया था, जब उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों की खेल में वापसी के लिए रिकमेंडेशन आया था। हालांकि इसके साथ ही आईओसी ने यह भी साफ कर दिया कि अभी फिलहाल आगे की प्रतियोगिताओं में रूस और बेलारूस के एथलीटों के भाग लेने को लेकर वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।